प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम अंतर्गणन 2 के अंतर्गत अंतर्गणन की द्विपद विधि के अंतर्गत एक प्रश्न को हल करेंगे और साथ ही द्विपद विधि के विभिन्न समीकरणों और सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने अंतर्गणन के बारे में अंतर्गणन फर्स्ट में बताया था कि अंतर्गणन का अर्थ क्या है, अंतर्गणन की कौन कौन सी विधियां हैं और अंतर्गणन की द्विपद विधि की प्रक्रिया क्या है और कब उपयोग में ली जाती है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि न्यूटन विधि भी कब उपयोग में ली जाती है। मैं आज का ये प्रश्न शुरू करूं उससे पहले शॉर्ट में फिर से दोहराना चाहूँगा कि अंतर्गणन का अर्थ होता है समंक श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्यों की गणना करना जबकि ज्ञात मूल्य हो, अर्थात कुछ ज्ञात मूल्य हो जिसके आधार पर एक या दो अज्ञात मूल्य हो तो उनकी गणना हम अंतर्गणन के विभिन्न विधियों के सहायता से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि जो मूल्य हम ज्ञात करेंगे वो संभावित सर्वोत्तम मूल्य होगा, एकदम सटीक मूल्य होगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सांख्यिकी में हम संभावित सर्वोत्तम मूल्य ही ज्ञात करते हैं। वास्तव में ज्ञात मूल्य होते हैं जो अज्ञात होते हैं, उन्हीं की गणना संभावना के आधार पर ही अनुमानित की जाती है। इसके लिए ये विभिन्न विधियां होती हैं। यद्यपि बाह्य गणन और अंतर्गणन दो शब्द होते हैं, लेकिन बाह्य गणन तब काम में लिया जाता है जब समंक श्रेणी के बाहर के मूल्यों की गणना करनी होती है, लेकिन अंतर्गणन के अंतर्गत समंक श्रेणी के बीच के अज्ञात मूल्यों की ज्ञात मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है। यद्यपि बाह्य गणन के लिए और भी कई विधियां हैं, अंतर्गणन के लिए ये सर्वोत्तम विधियां हैं। विधियां दो प्रकार की है, एक तो है बीजगणितीय और एक है रेखा गणितीय। रेखा गणितीय में रेखा चित्रों द्वारा, ग्राफिक के द्वारा अंतर्गणन किया जाता है, जबकि बीजगणितीय की तीन मुख्य विधियां हैं, द्विपद विधि, न्यूटन विधि और लैग्रेंज विधि। इसके अलावा जो विधियां हैं, परवलयिक विधि, न्यूटन गॉस विधि, स्टर्लिंग का सूत्र और न्यूटन की विभाजित अंतर विधि, इनके बारे में मैंने इससे पूर्व वाले में मैंने बताया था। और कभी कभार एक छोटा प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का कि अंतर्गणन की विभिन्न विधियों की या 3 विधियों के या 2 विधियों के नाम बताइए, तो आप इनमें से कोई भी 2 बता सकते हैं। वैसे मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय उदयपुर और अन्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी, चाहे वो अर्थशास्त्र में परिमाणात्मक पद्धतियां हो, चाहे परिमाणात्मक विधियां हो, चाहे सांख्यिकी हो या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो, इसमें सामान्यतः 3 विधियों का उपयोग अधिक किया जाता है। 3 विधियां ही कोर्स में होती है, द्विपद विधि, न्यूटन विधि और लैग्रेंज विधि। और उसके बाद मैंने बताया था, जिसको मैं शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ, कि द्विपद विस्तार विधि यानी बायनॉमियल एक्सपांशन मेथड का कब उपयोग किया जाता है। तो उसकी 2 कंडीशन होती है। एक तो है कि स्वतंत्र चर यानी x बराबर अंतर वाले हो, यानी कि वर्ष जब दिए होते हैं या अन्य जो भी स्वतंत्र चर होते हैं वो बराबर अंतर वाले हो। यदि एक एक वर्ष दिए हुए हैं और एक एक वर्ष का अंतराल है तो लगातार एक एक वर्ष का अंतराल रहेगा। यदि 2-2 वर्ष का अंतराल है तो 2-2 वर्ष का रहेगा, 5-5 का है तो 5-5 का, और 10-10 का है तो सब पूरी संपूर्ण श्रेणी में 10-10 वर्ष का अंतराल होगा। उसके साथ ही दूसरी जो कंडीशन है कि इन्हीं से संबंधित, यानी जो स्वतंत्र चर दिए हुए हैं x, उससे ही संबंधित आश्रित चर जो कि y होंगे, उन्हीं में से किसी एक या 2 के अज्ञात मूल्य हो तो उनको ज्ञात करने के लिए द्विपद विधि का उपयोग किया जाता है। यदि x यानी स्वतंत्र चर दिए हुए हैं और बराबर अंतर वाले हैं, लेकिन y जो है वो आश्रित चर है, वो जो स्वतंत्र चर दिए उनसे संबंधित सभी दिए हुए हों, लेकिन उनके बीच के कोई अन्य मूल्यों का गणना करनी हो तो द्विपद विधि के बजाय न्यूटन विधि का उपयोग किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में भी मैंने यहाँ आपको दे रखा है, इससे पूर्व वाले व्याख्यान में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। और प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जो स्वतंत्र चर हैं उनको x मानते हुए x0 से पहला जो ईयर होगा या पहला चर होगा उसको x0 से, पहले पद को x0 से शुरू करते हुए x0, x1, x2, x3, इस तरह से हम जितने पद है उतने उनके संकेत दे देते हैं। और इसी तरह से साथ में जो y श्रेणी है या y है, जो पद हैं, y के पद यानी कि जो आश्रित चर से संबंधित मूल्य हैं, उनको हम y0 से आरंभ करते हुए y0, y1, y2, y3, y4 इस तरह से हम दे देते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो स्टेप होता है कि y के ज्ञात मूल्य कितने हैं
उसके आधार पर, ज्ञात मूल्यों के आधार पर प्रमुखांतर तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। यहाँ जो डेल्टा दिखाई दे रहा है ये प्रमुखांतर है। डेल्टा का मतलब यहाँ पे प्रमुखांतर है। ये 0 टेंस टू n लिख रखा है, यानी कि 0 से आरंभ करते हुए n यानी कि कुल ज्ञात पदों की संख्या। तो यदि 4 ज्ञात मूल्य हैं तो डेल्टा 0 टेंस टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 लिखा जाएगा। और फिर होगा अगला स्टेप होगा प्रमुखांतर के अनुसार सूत्र लिखा जाएगा या तैयार किया जाएगा। और सूत्र लिखने के बाद में या समीकरण लिखने के बाद में जो प्रश्न में दी हुई संख्याएं हैं जो कि y के जो मूल्य हैं वो उसमें लिख दिए जाएंगे, और जो अज्ञात हैं उसमें जो जैसा है समीकरण में वैसा ही रखा जाएगा, और उसको समीकरण की सहायता से हल करके अंतर्गण कर लिया जाएगा। और जो सूत्र है या समीकरण है वो निकालने के मैंने बताया था कि पास्कल ट्रायंगल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, या फिर द्विपद विस्तार विधि द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, या अंकात्मक गुणक द्वारा भी तैयार किए जा सकते हैं, या फिर पहले से बने बनाए होते हैं उसके आधार पर भी आप द्विपद समीकरण लिख सकते हैं। और पहले से बने बनाए हैं उसके लिए एक मैंने चार्ट बना रखा है जो आपके सामने है, स्लाइड में दिख रहा है। यदि दो ज्ञात मूल्य हैं तो ऐसी स्थिति में y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लिखा जाएगा, और उसका प्रमुख अंतर लिखा जाएगा डेल्टा 0 टेंस टू 2 इज इक्वल टू 0। और इसका जो द्विपद विस्तार होगा, जो मूल है जिसकी सहायता से हम अंतर्ग्रहण करेंगे, वो समीकरण या सूत्र होगा इस तरह से y2 माइनस 2y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से यदि 3 ज्ञात मूल्य हैं तो उसके लिए y-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, और उसका प्रमुख अंतर लिखा जाएगा डेल्टा 0 टेंस टू 3 इज इक्वल टू 0। और उसका जो मूल समीकरण या मूल सूत्र होगा जिसकी सहायता से अंतर्गण किया जाएगा वो होगा y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात है कि जब ये लिखे जाते हैं तो पहला होता है प्लस का, फिर दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, इस तरह से लिखे जाते हैं। ये खास ध्यान देने वाली बात होती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही जब हम प्रश्न हल करते हैं तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हम प्लस माइनस की कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि ज्ञात मूल्य 4 हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो मूल सूत्र होगा वो y-1 का होल पावर 4 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, और उसका जो प्रमुखांतर होगा वो होगा डेल्टा 0 टेंस टू 4 इज इक्वल टू 0, और उसका मूल सूत्र होगा y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से यदि 5 ज्ञात मूल्य हैं तो मैं सीधा बता रहा हूँ, प्रमुखांतर तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन जो समीकरण काम में लिया जाता है, अर्थात जो समीकरण है, जो सूत्र है वो इस तरह से होगा, इसकी सहायता से ही हल किया जाएगा। तो y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण बनेगा। और इस समीकरण के आधार पर जो प्रश्न में y के मूल्य दिए हुए हैं वो इसमें लिखा जाएगा, और समीकरण की जिस तरह से हल करते हैं उस तरह से इसको हल किया जाएगा और अंतर्ग्रहण कर लिया जाएगा। इसी तरह से यदि 6 ज्ञात मूल्य है तो ऐसी स्थिति में समीकरण ये होगा y6 माइनस 6y5 प्लस 15y4 माइनस 20y3 प्लस 15y2 माइनस 6y1 प्लस y0 इज इक्वल टू 0। और यदि ज्ञात मूल्य 7 है तो फिर उसके लिए जो समीकरण होगा, सूत्र होगा y7 माइनस 7y6 प्लस 21y5 माइनस 35y4 प्लस 35y3 माइनस 21y2 प्लस 7y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। सामान्यतः प्रश्न 3 से लेके 7 ज्ञात मूल्यों के लिए ही पूछा जाता है, या तो एक अज्ञात मूल्य होता है या फिर 2 अज्ञात मूल्य होते हैं। यदि एक अज्ञात मूल्य है तो सीधा सीधा इस तरह का समीकरण लिखना है, और समीकरण जिस तरह से हल करते हैं उसी तरह से हल करते हुए अंतर्गण कर लिया जाता है एक पद का। यदि अज्ञात मूल्य 2 है
लेकिन ज्ञात मूल्य 7, 6, 5 जो भी है वो इस तरह से हैं। तो दो समीकरण बनेंगे। पहला समीकरण तो बनेगा यदि मान लेते हैं कि 6 ज्ञात मूल्य हैं और 2 अज्ञात मूल्य हैं, तो ये 6 वाला ये समीकरण लिखा जाएगा। और इस समीकरण में पहले में दो समीकरण लिखे जाएंगे। पहले में समीकरण ये लिखा जाएगा और उसका प्रमुख अंतर ये रहेगा, और दूसरा समीकरण एक और लिखा जाएगा जिसमें डेल्टा, जहाँ पे डेल्टा 0 टेंस टू 6 है वहाँ पे डेल्टा 1 टेंस टू 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। और ये जो समीकरण होगा, एक समीकरण सेम लिखा जाएगा, दूसरा समीकरण इसके नीचे ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह हल किया जाएगा, अर्थात युगबद्ध समीकरणों की सहायता से हल किया जाएगा। तो उसमें पहला समीकरण ये रहेगा, दूसरा समीकरण होगा इसी समीकरण को रीराइट करेंगे, लेकिन उसमें सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब उपसंकेत, यानी कि y के पास में जो लिखा हुआ है y6 है, ये y6 y5 है, तो ये जो उपसंकेत है इनमें एक की वृद्धि कर दी जाएगी। तो एक की वृद्धि करेंगे तो ये y6 होगा, तो एक समीकरण तो एज इट इज होगा, उसके नीचे वाले समीकरण में y7 लिखा जाएगा। यहाँ पे -6y5 की जगह 6 लिखा जाएगा, प्लस 15y5 लिखा जाएगा, फिर -20y4 लिखा जाएगा, फिर प्लस 15y3 लिखा जाएगा, फिर -6y2 लिखा जाएगा, और फिर लिखा जाएगा प्लस y1, y0 के यहाँ पे y0 एंड हो रहा है, वहाँ पे y1 एंड होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। इस तरह से हमारे पास में दो समीकरण बनेंगे। एक समीकरण तो एज इट इज ये वाला, और दूसरा समीकरण जिसमें केवल उपसंकेत में एक की वृद्धि होगी और एज इट इज लिख दिया जाएगा। और फिर दोनों ही समीकरणों में जो दिए हुए प्रश्न में y के मूल्य हैं उनको रखा जाएगा, और फिर उनको युगपत समीकरण जिस तरह से हल करते हैं, युगपत समीकरणों के हल करने के तरीके अनुसार उन दोनों को समीकरणों को युगपत समीकरण की सहायता से हल करते हुए दोनों ही मूल्य ज्ञात कर लिए जाएंगे, अनुमानित कर लिए जाएंगे, और वो अंतर्गणन की सहायता से, द्विपद विधि की सहायता से दोनों अज्ञात पद या मूल्य अंतर्गणित कर लिए जाएंगे। अब हम एक लेते हैं प्रश्न जो कि मैंने कैलाश नागर की पुस्तक में से लिया है, और प्रश्न इस तरह से है, निम्न श्रेणी में अज्ञात मूल्य का अंतर्गणन कीजिए। इंटरपोलेट द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग सीरीज। वर्ष दिए हुए हैं 2005, 2006, 2007, 2008, और मूल्य दिए हुए हैं 2005 के 3 है, 30 है, 2006 का अज्ञात है, 2007 का 80 है, 2008 का 120 है। अर्थात एक जो मूल्य अज्ञात है वो 2006 का मूल्य पता नहीं क्या है, इसको हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ तक तो हो गया प्रश्न। अब इस प्रश्न को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो सीधा सा लिख रखा है प्रश्न में, कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा है, केवल लिखा अज्ञात मूल्य का अंतर्गणन कीजिए, अर्थात अंतर्गणन करना है। अब अंतर्गणन करना है, लेकिन विधियाँ इसकी 3 मुख्य है उन बीजगणितीय में, और 3 मुख्य विधियों में से कौन सी विधि अपनानी है ये हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। हालांकि लैंग्वेज विधि किसी में भी अपना सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज विधि के लिए अलग से लिखा होता है कि इसमें लैंग्वेज विधि अपनाई जाए। और द्विपद विधि या न्यूटन विधि के लिए लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। यदि नहीं लिखा होता है तो हमें तय करना होता है कि कौन सी विधि इसमें अपनाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो लिखा है वर्ष जिसको हम x मानेंगे और मूल्य जिसको हम y मानेंगे। तो यदि 2 कंडीशन होती है, यदि वर्ष या स्वतंत्र चर यानी x बराबर अंतर वाले हैं और उनसे संबंधित y में से किसी एक या 2 के अज्ञात मूल्य हो तो द्विपद विधि अपनाई जाती है। इसमें 2005, 2006, 2007, 2008 वर्ष लिखे हुए हैं, इसमें एक वर्ष का अंतराल है, अर्थात पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है द्विपद विधि की, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि 2005, 6, 7, 8 लिखे हुए हैं, तो 2005, 6, 7, 8 में से ही 2006 का मूल्य अज्ञात है, इसका हमें ज्ञात करना है। इस कारण से हमें द्विपद विधि यहाँ पे अपनानी होगी, और द्विपद विधि अपनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि स्वतंत्र चरों को x0 से आरंभ करते हुए उनको संकेत देना, और आश्रित चरों को y0 से आरंभ करते हुए उनको संकेत देना। स्वतंत्र चर यानी कि वर्ष, उनको हम x लिखेंगे, और उनसे संबंधित तत्संबंधी मूल्य जो है वो y लिखा जाएगा, और x को x0 से आरंभ करते हुए x1, x2, x3 इस तरह से लिख देंगे। तो 2005 को x0, 2006 को x1,
7 को x2 और 2008 को x3 लिखेंगे और उनसे संबंधित मूल्य जो आश्रित मूल्य हैं वो y के, उसमें 2005 का मूल्य है 30, तो 30 हो गया y0, और 2006 के लिए कोई मूल्य नहीं है, इसको हम लिखेंगे y1। 2007 के लिए मूल्य 80 है, इसको y2, और 2008 के लिए मूल्य 120 है, इसके लिए y3 लिखेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है हमारा प्रमुखांतर, यानी कि प्रमुखांतर देखना कि कौन सा सूत्र या कौन सा समीकरण इसमें लगाया जाएगा। तो इसमें समीकरण कौन सा लगाया जाएगा, इसमें लगाया जाएगा एक ज्ञात मूल्य, दो ज्ञात मूल्य और तीन ज्ञात मूल्य, यानी तीन ज्ञात मूल्य हैं तो प्रमुखांतर 3 का होगा। तो डेल्टा 0 टेंस टू 3 लिखा जाएगा प्रमुखांतर, और इसका सूत्र जो होगा वो समीकरण होगा वो ये वाला समीकरण हमें अपनाना होगा। इसमें आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं, तीन ज्ञात मूल्य हैं, इसलिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा, समीकरण लगाना, ये समीकरण लगाना होगा और इसका प्रमुखांतर ये लिखा जाएगा। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम, और ये लिखा हमने प्रमुखांतर डेल्टा 0 टेंस टू 3 इज इक्वल टू 0 होता है, और इसका मूल सूत्र लिख दिया। हालांकि इसका कोई यहाँ पे दोबारा रिराइट करने की आवश्यकता नहीं, हम सीधे ही इसके समीकरण को लिखते हैं। डेल्टा 0 टेंस टू 3 लिख दीजिए और सीधा समीकरण लिख दीजिए, और समीकरण है क्या है, y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस y0 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण लिखते हैं, उसके बाद में इस समीकरण में जो वैल्यू प्रश्न में दी हुई है वो वैल्यू इसमें हम लिखेंगे, y की जो वैल्यू लिखी है वो। तो पहला है y3, तो y3 की वैल्यू है 120, आप देख लीजिए ये 120 है y3 120, और फिर है माइनस 3y2, तो माइनस 3y2 कितना है, y2 यहाँ पे 80 है, ये देखिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 80, फिर है प्लस 3y1, तो प्लस 3y1, तो 3y1 कितना है, y1 क्वेश्चन मार्क है यानी कि अज्ञात है, इसलिए हम जैसा है एज इट इज लिख देंगे, 3 प्लस 3y1 कर दिया, और उसके बाद में माइनस y0, तो y0 कितना है, y0 है 30, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30। इस तरह से 120 माइनस 3 इंटू 80 प्लस 3y1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, पहला समीकरण ये बनेगा। फिर दूसरा जो उसका हल होगा वो हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए, और फिर संख्या एक साइड में लिख दीजिए, और जो एलजेब्रा है यानी y1 वाला है उसको एक साइड में लिख दीजिए। तो हमारा 120 था, एज इट इज लिख दिया हमने, उसके बाद में 3 को और 80 को गुणा किया, 240 हो गए, तो माइनस 240, फिर ये 30 है तो एक संख्याओं के साथ ले रहे हैं इसलिए, तो ये माइनस का 30 है तो ये माइनस का 30 लिख दिया, और उसके बाद में 3y1 प्लस के हैं ये लिख दिए इज इक्वल टू 0। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको और हल करेंगे, और हल करेंगे तो किस तरह से होगा, आगे बढ़ेंगे हम। तो जितने भी प्लस और माइनस के हैं उनको फिगर को हम देख लीजिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक के फिगर से, बाकी 3y1 तो इस एलजेब्रा के साथ में, इसलिए इसको बाद में चढ़ेंगे, अभी नहीं चढ़ेंगे। तो 120 प्लस के हैं 240 और 30, माइनस के हैं 240 और 30, दोनों माइनस के माइनस के हो गए 270 हो गए माइनस के, और 120 हो गए प्लस के, तो 270 माइनस प्लस 120 तो हो जाएंगे, इन दोनों का सॉल्यूशन होगा 150 माइनस के। अब हम कर देंगे इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो 3y1, यहाँ पे तो आपको एक स्टेप स्किप की हुई है, आप इसको लिख सकते हैं 3y1 बराबर 150। ये इधर थे तो 270 में से 120 गए थे तो 150 माइनस के थे, लेकिन ट्रांसपोजिशन यानी कि पक्षांतर करने पर क्या हो गया, माइनस के प्लस में हो गए, इसलिए ये जो है अगला स्टेप बनेगा 3y1 इज इक्वल टू 150। अब हम अगला स्टेप करेंगे तो y1 रह जाएगा इधर और 150, और 3 को भी ट्रांसपोजिशन करेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे तो ये बटा में हो जाता है, तो ये वाला स्टेप बन जाएगा y1 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 50, यानी कि 150 में 3 का भाग दिया तो 50 आएगा। तो अब हमारे पास में जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2006 के लिए अज्ञात मूल्य था, जिसके लिए क्या होगा, मूल्य 50, अर्थात इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। 2005 के लिए 30, 2006 का 50, 2007 का 80, 2008 का 120, ये हमारा उत्तर रहेगा। और